हेलो एवरीवन। 2023 का जो हिस्ट्री पोर्शन है प्रीलिम्स का, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले ना कुछ सीरियस बातें एक बार कर लेते हैं डिस्कशन कि पेपर कैसा था। धर्मेंद्र सर ने कल साइंस एंड टेक का लिया था और उन्होंने काफ़ी बातें आपको बताई होंगी। ज़रूर देखिए उस वीडियो को, बहुत ही प्यारा वीडियो है वो। कुछ चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं। पहली तो होता क्या है कि पेपर टफ था। कैसा था पेपर? काफ़ी टफ था, सबको ही कहेंगे, और ये यूनानिमस वर्डिक्ट है कि पेपर टफ था। कट ऑफ कितना जाएगा करेंगे अभी इस पर डिस्कशन थोड़ी देर में। तो अब ना यहाँ पे ना बहुत चीज़ें क्या हो जाती है, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी मैं आपको चीज़ें कुछ बताऊंगा, क्योंकि जैसे अगर आप देखिएगा ये 2018 का, 19 का, 20 का, एक बार इससे पहले बस मैंने जो प्रायोरिटी लिस्ट फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें ये मार्कशीट दिखाया था। और ये क्यों दिखाता हूँ ना, क्योंकि ना इससे कुछ चीज़ें, इमोशंस निकल के आने लगती हैं। होता क्या है कि 2017 में शायद एक राइट टू वोट वाला क्वेश्चन आ गया था कि राइट टू वोट क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है। कोई दिखा रहा है सोर्सेज, मैंने लीगल मारा था, किसी ने दिखाया सोर्सेज कि वो लीगल है, जजमेंट्स आए हैं, किसी ने दिखाया कॉन्स्टिट्यूशनल है। लोगों ने बोला ऐसे एम्बिगुअस क्वेश्चंस यूपीएससी को नहीं बनाने चाहिए। फिर किसी साल कोई क्वेश्चन आ गया जो किसी को किट कैट के रैपर पे मिल गया, तो उन्होंने बोला यार यूपीएससी किट कैट के रैपर से क्वेश्चंस बनाता है, यूपीएससी नीड्स टू चेंज। और ये होता है ना, अभी भी बहुत ऐसे कमेंट्स आएंगे, हमारे पास बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं कि सर अच्छा गया पेपर, टफ था पेपर, और बहुत सारे ऐसे कमेंट है कि सर इस तरह का पेपर क्यों दे रही है यूपीएससी, यूपीएससी नीड्स टू चेंज। आप मानोगे नहीं, हम बहुत छोटे एंटिटीज हैं, आप और हम। We cannot change a constitutional body like UPSC. You do know it is a constitutional body. What we can do, मेरे attempts खत्म हो गए, मैं आपकी जगह पे था, तो what we can do is कि ना हम बस तैयारी कर सकते हैं यार, हम बस पढ़ सकते हैं, एंड दैट इज ऑल वी कैन डू। अब यूपीएससी क्या हो रहा है कि पिछले साल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर वाला जो कॉन्सेप्ट था, और इस बार उन्होंने उसको मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस में डाल दिया, बढ़ा दिया उन्होंने लेवल, और उससे क्वेश्चन टफ हो गया ऑब्वियसली। तो ना यूपीएससी के साथ आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। वी कैन नॉट फाइट यूपीएससी, ये लड़ाई नहीं चल रही है। होता क्या है कि अभी हम एग्जाम दिए हैं, 1-2 दिन इमोशंस, हार्मोन्स हमारे दिमाग में हैं, हम बहुत मतलब परेशान हैं, हमें ये हार्मोन रिलीज करना है कहीं पे। मैं रिलीज करूंगा, या मैं रिलीज करता था अपने पेरेंट्स से बात करके, उनको बोल के कि ये बहुत अनफेयर गेम है, अनफेयर मतलब कॉम्पिटिशन है, ये वो होता है। आजकल लोग मतलब रिलीज करते हैं कमेंट्स डाल के या और चीजें करके, लेकिन हमें रिलीज करना है ये फ्रस्ट्रेशन। आप मानोगे नहीं, ये जो राइट टू वोट वाला क्वेश्चन था 2017 का क्वेश्चन था, मेरे 2018 में क्लियर हो गए थे प्रीलिम्स। 2017 में आई थिंक 3 या 4 नंबर से मेरा रह गया था, और 1-2 इसी तरह के क्वेश्चंस फंस गए थे। तो ना बड़ा दुख होता है यार जब आपको 2 नंबर 3 नंबर से आपका प्रीलिम्स ना क्लियर हो। 2018 में क्लियर हुआ, 2019 में भी क्लियर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा क्लियर हुआ। 2020 में क्लियर नहीं हुआ, और 2018 से पहले भी 2 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। और ये जो 2020 का पेपर है, अगर मैं मतलब मैंने आईएफएस दिया था, अगर मैं आईएएस देता, यूपीएससी देता, तो उसमें भी 92 आई थिंक कट ऑफ था, तो आईएएस वाला क्लियर हो जाता कट ऑफ। पॉइंट यहाँ पे ये है ना कि वी हैव बीन थ्रू दीज सिचुएशंस, और जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं दुख नहीं होता है, इमोशंस निकल के आ जाते हैं। लोगों ना मेरे को दिमाग में आने लगा यार, उस टाइम ऐसा ही सिचुएशंस था, हम भी ऐसा ही सोचते थे कितना अनफेयर है। लेकिन होता क्या है ना, आप रियलाइज नहीं करोगे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देखते नहीं है, मतलब अभी वो पेपर दिया होगा उन्होंने, आंसर भी चेक नहीं करेंगे। इनके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। वो क्या करते हैं ना, मेंस के लिए लग जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स निकाल के हमें क्या झंडा गाड़ना है यार। फाइनली तो हमें मेंस निकालना है, इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू निकाल के फिर फाइनली रैंक लाना है। प्रीलिम्स तो एक बहुत छोटा कॉम्पोनेंट है, पर बहुत जरूरी कॉम्पोनेंट है, राइट। तो अभी से ही मेंस के लिए पढ़िए, इररिस्पेक्टिव की पेपर कैसा गया, ब्ला 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 ब्ला। मेंस तो लिखना है ना, कभी मेंस अच्छा लिखना होगा। और ऐसे तो बथेड़े एग्जांपल्स आपने देखे होंगे कि किसी का 4 बार प्रीलिम्स नहीं निकला, 5वीं बार में उसके रैंक आ गए। होता है ना, 27 रैंक आ गया, किसी का 14 रैंक आ गया। बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसे, आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा। तो क्यों प्रीलिम्स से इतना ज्यादा क्यों मतलब इमोशनल हो जाना कि अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकाल रहे हैं, खुद भी फ्रस्ट्रेटेड रहना, मम्मी पापा से झगड़ना, कोई जरूरत नहीं है। ये भी पास कर जाएगा, और करना ही है इसको। बस थोड़ा सा अपने आपको टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही होगा। कुछ भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, और सीरियसली बता रहा हूं, हर चीज का एक अच्छा आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिखेगा। तो एकदम टेंशन मत लीजिए। अब थोड़ा सा पेपर डिस्कशन कर लेते हैं, काफी इमोशनल हो गए। तो अब आगे आते हैं, फिर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन था स्तूपा का, ठीक है। स्तूपा का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये देखिए, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है मतलब जनरल स्टेटमेंट है। स्तूपास क्या थे? ये बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, जहाँ की बुद्धा या उनके जो फॉलोअर्स, इमीडिएट फॉलोअर्स, उनके रिलिक्स हैं, उनके रिमेन्स रखे गए हैं, और मैक्सिमम स्तूपा मॉडर्न पीरियड में बनाया गया था। ये 2 स्टेटमेंट्स तो बहुत लोगों को पता होता है कि ये दोनों करेक्ट हैं। यहाँ पे ना क्वेश्चन आके फंस जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, अभी हम देख रहे थे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर गलत दिया कि नहीं कॉन्सेप्ट जो है बुद्धिस्ट इन ऑरिजिन नहीं है, बुद्धिज्म से पहले भी ये स्तूपा का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। कहते
कहते हैं कि संस्कृत में एक वर्ड है स्तु, जिसका मतलब होता है वर्शिपिंग करना, वहां से ये वर्ड लिया गया है। तो वैदिक ऑरिजिन है, कुछ लोग और भी बातें करते हैं, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये बुद्धिस्ट ऑरिजिन का नहीं है ये कॉन्सेप्ट, इससे पहले भी था। तो आंसर क्या होगा? ओनली 2 पेयर्स। ठीक है ना? तो यही चीजें हैं, ये हमने डिस्कस किया था, और ये हमने मतलब ठीक है पार्ट 1 में जो था 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पार्ट 1 वहां डिस्कस किया था। दैट डजंट मैटर राइट नाउ, द ओनली थिंग विच मैटर्स इज कि आंसर ही अब गलत नहीं करना है। स्तूपा पे क्वेश्चन आए, क्या बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ऑरिजिन पे क्वेश्चन आगे अच्छा है। मैक्सिमम स्तूपा अब ये तैयार रही है कि मैक्सिमम स्तूपा किस पीरियड में बने थे? मॉडर्न पीरियड में बने थे, अशोका ने बनाए थे। अगर अब इस क्वेश्चन की तरफ देखें, कौरकाय, पुहार, म्यूजिरिस, तो अगेन इस पे ना डिस्कशन हुआ था। मैंने इसको यूट्यूब पे नहीं लिया है, मैंने इसको रैपिड रिवीजन सीरीज में लिया था संगम पीरियड में, उस पर हमने बातें की थी। अगेन हम यहाँ कोई कोर्स प्रमोशन नहीं कर रहे, मैं बस आपको बता रहा हूँ। बहुत लोग मतलब ने लिखा कि सर ये एनसीईआरटी में भी है, बिल्कुल है, लेकिन पढ़िए तो उसको रिवाइज तो कीजिए। मतलब बेसिक फंडा क्या है कि हमें ना प्रोड्यूस करना एग्जाम में, ये मेंस नहीं है ना कि आपको पूरा आंसर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच लिखना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, थोड़ा सा भी आपने 3-4 बार रिवाइज किया ना तो दिमाग में खटकने लगता है कि यार ये दोनों में से कोई एक होगा। अगर आप यहाँ पे भी आ गए कि ये दोनों में से कोई एक होगा, 50% प्रोबेबिलिटी होगी, तो क्वेश्चन बनने के चांस है। बहरहाल अगर हम क्वेश्चन पे आए, इस पर हमने काफी डिस्कशन किया संगम पीरियड जब मैंने पढ़ाया था म्यूजिरिस, पुहार और कौरकाय के बारे में। म्यूजिरिस जो है ये चेरास जो थे इनके मतलब पोर्ट टाउन में आता था। पुहार जो है, आप पुहार की बात करें कावेरीपत्तनम, चोलास के टाउन्स में आता था, ये हम संगम एज की बात कर रहे हैं। कौरकाय जो है पांड्यास का। और अब ये तैयार रही है कि इनका सिंबल क्या है। चोला का सिंबल टाइगर है, ठीक है ना। बो एंड एरो किसका सिंबल है? फिश का। पांड्या मतलब पांड्या का सिंबल क्या है? तो ये ना आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि संगम एज से क्वेश्चन आया है, एक नहीं 2 क्वेश्चन आया है, और ये तो एक्सप्लिसिटली मैंने मतलब बताया था। लेकिन अगेन अभी इन सब चीजों पे नहीं जाएंगे कि क्या बताया था क्या नहीं बताया था, डजंट मैटर एट ऑल। और बहुत जगह ये चीज बताई जाएगी। चेरास, और यहाँ पे हमने बात किया था टोंडी मुजिरिस, ये इसके पोर्ट टाउन्स है, कैपिटल है इसका 1G, दैट्स फाइन। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि जो टेंपल ऑफ अगस्टस है, इतना मस्त ट्रेड होता था इंडो रोमन ट्रेड उस टाइम, कि यहाँ पे टेंपल ऑफ अगस्टस भी है। कहाँ पे? चेरा किंगडम में। आगे हो सकता है क्योंकि संगम इससे इतना प्यार हो गया यूपीएससी को कुछ एरिया से आजकल काफी प्यार हो गया है। 2021-22 में उन्हें मंगोल से प्यार हुआ था, तो मंगोल्स पे क्वेश्चन डाले। 2022 में संगम पे डाला, 2023 में फिर से संगम पे डाला, और 1 नहीं डाला 2 डाला, तो मतलब संगम एज के लिए भी रेडी रहिए, ठीक है ना। और इस तरह से कुछ एरियाज आपको पता चलते जाएंगे। हमारा काम यही होता है। बहुत लोग अभी कमेंट्स कर रहे थे अब तो सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो जाएंगे, हम भी करते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। होता क्या है ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो गाइड कर रहे हैं। हमारा काम है क्या है कि जैसे मैं एक हिस्ट्री का एक्सपर्ट हूँ, दिन रात मेरे को बस हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री की चीजें निकालनी है। आप एज अ पर्सन सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है, राइट। आपके पास उतना टाइम नहीं है मेरी तरफ पीएचडी करने का। मेरा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, मैं पढ़ा रहा हूँ ये। तो उस टाइम भी कोचिंग्स थे, आगे भी कोचिंग्स रहेंगे। कोचिंग्स को ना नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखने का कोई मतलब होता नहीं है। प्लस स्लीपी क्लासेस का तो मैक्सिमम मटीरियल आपको फ्री में ही मिल जाता है। बाकी लोग जो है 2 लाख 2.5 लाख क्या क्या देते हैं, हम 14,000 10,000 12,000 के कोर्स लाते। कभी कभी तो हम रैपिड रिवीजन लाया था शायद 3200 जो भी था। तो मतलब हम तो कोशिश करते हैं कि जितना बेयर मिनिमम में ला पाए, ताकि हम अपने आप को सस्टेन कर लें। बाकी तो जितना हम यूट्यूब पे चलाते हैं उतना आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कितने लोग चलाते हैं। बट अगेन अभी उधर नहीं जाना, सेंटिमेंटल नहीं होना। बात यही है कि पढ़िए, हमारा काम है आपको हेल्प करना। हम कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके हम कोशिश कर रहे हैं, आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे। तो चोलास, कैपिटल उरायूर, बाद में पुहार शिफ्ट हो गया था जो उनका पोर्ट टाउन था, और ये हमने बात किया। लेकिन कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम उरायूर ही रहा था। और तीनों में पुहार में का आपका जो मुजिरिस था, कौरकाय था, उसमें सिमिलैरिटी क्या है कि ये पोर्ट टाउन है। कौरकाय के बारे में मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन मतलब बताई थी चीजें, बात किया था मैंने रैपिड रिवीजन में कि ना कौरकाय जो है आप अंदर चला गया है थोड़ा। आप जब यहाँ पे ना ज्योग्राफी और हिस्ट्री का मिलन हो रहा है कि इमर्जेंट और सबमर्जेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं ज्योग्राफी में। कौरकाय पहले जब पांड्यास के टाइम में, संगम एज के पीरियड में 300 BC से 300 AD के टाइम में ये पोर्ट टाउन था, और अभी ये 10-12 किलोमीटर अंदर चला गया है, तो पोर्ट टाउन नहीं रहा अब एक तरह से। तो यहाँ पे ये किस तरह का लैंडफॉर्म हुआ, इमर्जेंट हुआ, सबमर्जेंट हुआ, तो ये भी पढ़िए ज्योग्राफी में। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये पांड्यास, इसके बारे में बात की थी। शिलापपद्दिकरम मणिमेखलाय, वो भी एक बार देख लीजिएगा, संगम टेक्स्ट है। और वो जो शिलापपद्दिकरम वो तीनों किंगडम से एसोसिएटेड है, ये भी हमने डिस्कशन किया था। बाद में कभी और डिटेल डिस्कशन कर लेंगे शिलापपद्दिकरम मणिमेखलाय पे, ठीक है। ये सिंबल भी याद रखिएगा उनका, फिश किसका है, बो एंड एरो किसका है, और पोर्ट टाउन। अब यहाँ पे देखिए वाता किरुताल, इसके बारे में बात हुई है। संगम, अगेन संगम आपने मेरे से पढ़ा है नहीं पढ़ा है। संगम पोएम्स की जब आप बात करेंगे तो 2 तरह के पोएम्स होते हैं, एक अकम पोएम, एक पुरम पोयम, है ना, लव सॉन्ग्स, वॉर सॉन्ग्स। तो वॉर के बारे में काफी बातें होती हैं संगम
पीरियड में, क्योंकि चोला चेरा पांड्यास जो है काफी आसपास थे और ऑल द टाइम लड़ते रहते थे। तो जहां पे भी मैंने पढ़ाया, रैपिड रिवीजन पढ़ाया, जो भी पढ़ाया, उसमें मैंने ये एग्जैक्ट टर्म नहीं यूज किया था वाता किरुताल, लेकिन हमने ना बहुत बातें की थी मिलिट्री रिस्पेक्ट में, काफी बातें की थी कि किंग्स जो थे वो अगर बैक वुंड्स हो जाता था तो वो डाई कर जाते थे, मतलब फास्टिंग करके वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेते थे। और हमने देखा है कि जैनिज्म में भी ऐसा होता है ना कि फास्टिंग करके डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको सलेखना भी बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था। वॉर पे बहुत नाडू काल, एक हीरो स्टोन वर्शिपिंग होती थी संगम पीरियड में। तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको अकम पूरम ये सब याद होता, वॉर पोएम्स के बारे में याद होता, तो शायद, अगेन अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि शायद आप ये वाला ऑप्शन कर सकते थे टिक। लेकिन अगेन फिर वही बात घूम के आती है कि यार एग्जाम है सर, और मैं रहा हूं सर, अभी एसी रूम में बैठ के आंसर डिड्यूस करना बहुत इजी है सर, लेकिन जो बैठते हैं 9:30 से 11:30 उनको पता होता है कि वो क्या सिचुएशन है। मैं रहा हूं, मेरे को पता है, आप भी गुजर रहे हैं, आपको भी पता है, डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ अच्छा होगा। अब ये क्वेश्चन है जैनिज्म का। जैनिज्म का कोर कॉन्सेप्ट है, और ना क्वेश्चंस पीवाईक्यूज से भी ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस पीवाईक्यू सॉल्व किया है जैनिज्म का, तो उसमें वो बोलते हैं कि जैनिज्म का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, वो बोलते हैं हर चीज में सोल है, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स में सोल है, सब में सोल है, ठीक है, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, रॉक्स हो, रनिंग वाटर हो, सबके अंदर सोल है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये जैनिज्म पे इस बार इन्होंने थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछ दिया, बट दिस इज नॉट द ओनली क्वेश्चन ऑन जैनिज्म जो उन्होंने पूछा है, ठीक है ना। मॉडर्न इंडिया तो इस बार पता नहीं क्या हुआ यूपीएससी को। सो द थिंग इज कि किसी ने कमेंट किया था कि अब ऐसा हो गया है कि पहले नहीं था हिस्ट्री में कि मॉडर्न इंडिया जो है उसको अच्छे से पढ़ना है, एंशियंट मीडिएवल जो है ना उसको थोड़ा सा कम पढ़ेंगे तो चलेगा। अब ऐसा कुछ रहा नहीं है। अब आप सबको पढ़िए, एंशियंट मीडिएवल, मॉडर्न पढ़िए, आर्ट एंड कल्चर पढ़िए, और फिर थोड़ा थोड़ा सा भगवान, हे भगवान, हे भगवान, सुबह सुबह गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। ये सब करना पड़ेगा अब आपको, और प्रैक्टिस कीजिए। पीवाईक्यू मतलब जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं करिए, क्योंकि अगेन आंसर राइटिंग एक आर्ट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना भी एक आर्ट है। तो इसका आंसर क्या है? जैनिज्म। पंच महाव्रता वो याद रखिएगा। अनुव्रता, जैनिज्म पे एक बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन में वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन उसके बाद तो कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। और वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ फ्री वीडियो है, तो नो इश्यूज एट ऑल। अब गवर्नर जनरल, अब ये जो है ना चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हमने देखा था, रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, ठीक है ना। और पहले तीनों सेम थे, जो बंगाल के, मद्रास के और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स थे, तीनों सेम हायरार्की पे थे। रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो सुपीरियर हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए, वॉरेन हेस्टिंग्स थे आपके। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो 1833 का एक्ट है, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, और ये थे विलियम बेंटिक। तो ये भी बहुत बार मतलब डिस्क्राइब हुआ, और ये ना बेसिक है यार, ये पता होना चाहिए। जैसे हम कुछ चीजें बोलते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे ये पिछला वाला क्वेश्चन, ये गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत कर रहे हैं, नदी किनारे सांप है और इस क्वेश्चन को गलत करना पाप है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, वाता किरुताल, नो वरीज। अगर थोड़ा बहुत याद था संगम, अकमपुरम सॉन्ग्स के बारे में और ऑप्शन एलिमिनेशन आपने किया, तो यहाँ पे ये आपका एजुकेटेड गेस था, यू डिजर्व इट, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, कोई लोड नहीं है। ये क्वेश्चन कोरकाय पुहार मुजरिस, अगर आपने संगम पीरियड पढ़ा था मेरे से, एनसीईआरटी में पढ़ा था, तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर हो गया गलत, डोंट वरी अबाउट इट। स्तूपा बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, अगर गलत हो भी गया, नो वरीज। तो ऐसे ना आपको कुछ क्वेश्चंस देखने होंगे, जैसे होता है ना कि अभी तो क्या हो गया, 88 गया है पिछले बार कट ऑफ, ठीक है ना, तो 44% कट ऑफ जा रहा है जनरल का, अकॉर्डिंगली दूसरे कास्ट के मतलब जो होते हैं ना कैटेगरीज के लिए धीरे धीरे कम कर लीजिए जो भी था। तो अब कट ऑफ कम जा रहा है, ऐसा नहीं है आपको कि बहुत ज्यादा, मतलब 44% एक्यूरेसी चाहिए ना, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 12-13 क्वेश्चंस भी हैं हिस्ट्री के, आप 7-8 भी सही कर लेते हैं, कुछ जो आपको श्योर शॉट आते हैं, कुछ जो ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लेते हैं, 6-7 भी कर लेते हैं, योर वर्क इज डन मैन इन हिस्ट्री। और इकोनॉमी मैंने देखा थोड़ा टफ था, हिस्ट्री भी टफ था, लेकिन हिस्ट्री उतना टफ नहीं था जितने कि दूसरे एरियाज मेरे को टफ लगे जो पेपर में। अगेन हो सकता है मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूं इसीलिए टफ लगा, लेकिन पेपर एज अ होल ऐसा था कि डरावना पेपर था। मतलब हो क्या गया कि इतने सारे ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 पेयर्स आ गए कि बच्चों का ना कॉन्फिडेंस निकल गया होगा शुरू के 15-20 मिनट में, और दैट वी कैन अंडरस्टैंड, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। तो डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, और उसमें था ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो यही सारी बातें हैं, ये हमने डिस्कशन किया है, और आपको ये रेफरेंस में मिल जाएगा। इनफैक्ट वो ना देख लीजिएगा, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पार्ट 1 जो है, उसमें पूरा एक्ट जो है 1773 से 1935 तक डिस्कस किया है। उसको अगर मन करे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, देखने का देख लो, नहीं मन करे देखने का अभी कुछ भी, अभी बस मन करे कि सबसे झगड़ा करना है, लड़ना है और अपने नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालना, निकालिए। जोक करने का मन करे कीजिए, अभी लोड मत लीजिए, लेकिन ज्यादा मेंटल टेंशन मत लीजिए। बाकी और कोई इशू हो तो हम लोग हैं यहाँ, कोई लोड नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, अगेन गलत हो कोई वरीज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सही हो जाए तो ऑसम। अब अर्ली 8th सेंचुरी एडी, अर्ली मिडिवल इंडिया की बात हो रही है।
अगर आप लोगों ने वो अटेंड किया, मेरा क्लास रैपिड में ही किया था हमने शायद, कि ना उसमें हम बात कर रहे थे अर्ली मिडिवल इंडिया में नॉर्थ इंडिया फ्रैगमेंटेड है हर्षा के जाने के बाद 606 से 647 एडी, और उस टाइम क्या हो गया फ्रैगमेंटेशन में पाला जो त्रिपुटाइट स्ट्रगल है पाला प्रतिहाराज राष्ट्रकूटास का वो चल रहा है, और बाद में जो आपके गुर्जरा प्रतिहाराज हैं या राष्ट्रकूटास हैं इनके डिक्लाइन के बाद बहुत सारे किंगडम्स आते हैं, ठीक है ना। और मेनली ये सारे जो किंगडम्स आपको दिख रहे हैं ये 10th 12th और 14th सेंचुरी के राउंड है, कुछ 10th के हैं, कुछ 12th के हैं, कुछ 14th के हैं। गढ़वाला हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, और आपको भी आगे याद रखना है गढ़वाला, क्योंकि ये जयचंद से एसोसिएटेड है जिनकी बेटी को भगा के ले गए थे पृथ्वीराज चौहान, बैटल ऑफ तराइन 1191 1192। तो अगेन ये 1192 11 और 1194 में ये जो जयचंद थे इनकी लड़ाई हुई थी क्यूजीजी के लास्ट जी से। अब ये क्यूजीजी क्या है, ये निमोनिक है जिससे आप याद रखते हैं कि जो इन्वेडर्स आए थे मुस्लिम इन्वेडर्स वो कौन कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना, फिर मोहम्मद गजनी और फिर महमूद गौरी या गुरी, ठीक है ना। तो ये जो घुरी थे या गौरी थे ये इनसे लड़ाई हुई थी जयचंद के 1194 में। अगर आपको बैटल पता है उस बैटल का क्या नाम है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह के क्वेश्चन अब आ सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। अब ध्यान क्या रखना है कि हमें डिड्यूस करना है कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं और रिवाइज कीजिए जितना रिवाइज कर सकते हैं, स्टोरी की तरह सुनिए हिस्ट्री को। तो चारों के चारों जो हैं अर्ली 8th सेंचुरी एडी के नहीं है और आंसर क्या है नन, ठीक है। अब उसके बाद यही सारी बातें यहाँ पे हमने ये बातें की थी, रैपिड रिवीजन में किया था, अभी हमने यहाँ भी कर लिया, आप इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है देवी चंद्र गुप्तम मिलिंडा पन्हा। देवी चंद्र गुप्तम यार मैंने यूट्यूब पे भी काफी डिस्कशन किया है और जो रैपिड रिवीजन है वहां भी डिस्कशन किया है। तो देवी चंद्र गुप्तम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए था आपको कि ये विशाखा दत्ता ने देवी चंद्र गुप्तम लिखा और मुद्रा राक्षसा भी, तो ये गलत हो गया। मिलिंडा पन्हा नागा सेना ने ना कि नागार्जुना ने, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। अब ये दो गलत हो गए। अब आपके पास फिर भी दो भी अगर पता है, जो दो हमने डिस्कस किया है, बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सेकंड और फोर्थ मैंने नहीं करवाया है तो नहीं करवाया, दैट्स इट, फाइन। भगवान हम नहीं है, बहुत हम कितनी चीजें पढ़ेंगे। ऑब्वियसली किसी का कमेंट आया कि सर 1500 पेज पढ़ाते हो, कितना पढ़ेंगे हम, कितना याद रहेगा। वेरी वेल नोन फैक्ट ब्रो, और एकदम एग्रीड फैक्ट है। कितना रिवाइज कीजिएगा, एक लिमिट है ना आपके माइंड का, जितना रिवाइज हो सके उतना कीजिए, लेकिन सोर्सेस कम रखिए। अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो हमारे सोर्स को रिवाइज कीजिए, किसी और से पढ़ रहे हैं तो उसके सोर्स को रिवाइज कीजिए। अब ये नहीं कि 4 सोर्सेज ले लिया कोई रिवाइज नहीं हो रहा तो याद नहीं रहेगा ना एग्जाम में, तो प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। तो ये सारी कुछ बातें हैं। प्लीज अगर कोई बात बुरी लगे तो मतलब बड़े भाई की तरह मत सुनिए बातों को, बिकॉज अभी सीरियसली अभी जितना जो बातें हम सुन रहे हैं, जो बच्चों के इमोशंस हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि यार सीरियसली। चलिए, तो यहाँ पे ना ये जो मिलिंडा पन्हा और ये दो था, तो ये दोनों हट गए। अब आपके पास क्या है कि सेकंड और फोर्थ दोनों सही हो सकते हैं, एक सही हो सकता है, दोनों गलत हो सकते हैं, बट चारों के चारों तो सही नहीं होंगे, तीनों सही नहीं होंगे। अब ये दो बचते हैं, ओनली 1 ओनली 2, 50% प्रोबेबिलिटी पे भी हम आ गए तो बहुत बड़ी बात है। और अब इसमें आपके पास आंसर क्या है, दोनों ही सही है। जो आपके हमीरा महाकाव्य हैं और नीतिवा के या मित्रा है, मित्र जो भी है अमृता, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोनों ही लिटरेरी वर्क जो है जैना टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट है, और नयचंद सूरी और सोमदेव सूरी ने ये लिखा है रिस्पेक्टिवली। तो ये सारी कुछ बातें हैं, और हमने ये सारी देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाखा दत्ता, इसके बारे में काफी बातें की हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो समुद्रगुप्त हैं उसके बाद जो चंद्रगुप्त 2 आए हैं, बीच में एक किसी राजा का स्टोरी मिसिंग है ना। और वो राजा कौन है, क्या नाम है उनका, अगर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और उसी की स्टोरी है देवी चंद्रगुप्तम में, ठीक है। उसके बाद एक बात ही हमने बार बार बातें की हैं मुद्रा राक्षसा की, लेकिन ये मैंने रैपिड रिवीजन में किया था। आई थिंक मैंने शायद यूट्यूब पे भी किया होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद बैक्ट्रियंस है, इसके बारे में भी ये जो मिलिंडा पन्हा है, नागा सेना, इनके बारे में भी बातें हुई हैं। और ये भी याद रखिएगा, बैक्ट्रियंस कौन थे, ऐसे ग्रीक्स जो अलेक्जेंडर के जाने के बाद भी इंडिया में रह गए थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो करंट अफेयर्स का है, जो आपको मल्टीपल सोर्सेस पे मिलेगा। सो यहाँ पे मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, पता है। ये अभी कुछ क्वेश्चन हमने देखे इधर, ये क्वेश्चन गलत हो जाए, ये तो गलत होगा ही, मैक्सिमम होगा कि गलत होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अगर आपने ये दो ऑप्शंस भी एलिमिनेट करके 50% पे भी आ गए थे, यू आर ऑसम, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और करते रहिए, लड़ते रहिए। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1905 स्वदेशी, ये पता होना चाहिए आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। मैंने भी 50 जगह बताया ये चीज कि स्वदेशी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए हैं। 1929 लाहौर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चंस आए हैं जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। अब ये अलग बात है कि इस बार नहीं आया, लेकिन बहुत क्वेश्चन आए हैं तो आए हैं, इंपॉर्टेंट है तो है। तो स्वदेशी भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये करंट अफेयर्स और हिस्ट्री का मिलन हो रहा है यहाँ पे, और ये भी आगे से ध्यान रखना है। ऐसी जो चीजें हैं जहां पे होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी तो आ गया था ना 26 नवंबर 1949 वाला जो है, उससे भी क्वेश्चन आ गया है इस बार।
तो वो पॉलिटी के सर्वे कवर कर लेंगे, मैं भी कवर करना चाहता था बट वो पॉलिटी पे कवर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ए है आंसर और दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बहुत जगह हमने बातें की हैं स्वदेशी के बारे में कि जो स्वदेशी जब बंगाल में चल रहा था तो वहां पे ही उसी टाइम जो मूवमेंट चल रहे थे जो कि स्वदेशी को यूज कर रहे थे एज अ कॉम्पोनेंट, उसको बोलते थे वंदे मातरम मूवमेंट आंध्र प्रदेश में। और ये आपके एनसीईआरटीज में भी लिखा है, हमने एनसीईआरटी में भी ये डिस्कशन किया है, ठीक है। और 1905 से 1907 सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने इंपॉर्टेंट 9C सेशंस बनाया था 15, और रैपिड में भी कवर किया था कि 1905 से 1907 सेशन नहीं भूलना है क्योंकि उस टाइम स्वदेशी बॉयकॉट चल रहा था। अब ये धन्य कटका है, यहाँ पे भी ना आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते थे। बुद्धिस्ट सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे बस आपको वही मतलब पोस्ट मॉडर्न पीरियड का अमरावती, ये जो है गांधारा स्कूल और मथुरा स्कूल, ये 3 चीज बस याद होना चाहिए था। तो उससे क्या होता है ना कि कलिंगा मगध निकल जाते, आंध्रा और गंधारा में आप फंस जाते कि बुद्धिस्ट सेंटर है तो कहाँ हो सकता है। मेनली चांसेस हैं कि अमरावती और गांधारा और जो आपके मथुरा स्कूल है वहां से होगा। तो धन्य कटका, प्रतिष्ठाना, पैथन, ऐसे करके कुछ नाम से आपने सुनेंगे। प्रतिष्ठाना कैपिटल था सतवाहनास का, ताना, अब अगेन अब ये सब तो बातें हो गई, गप्पे हो गई, लेकिन आंसर इसका आंध्रा है और धन्य कटका जो था सतवाहनास से एसोसिएटेड था। ये वर्ड अभी याद रखना है। महासंघिका सेक्ट कब आया, कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में ये महासंघिका सेक्ट इमर्ज हुआ था? अगर आपको याद हो, अगर आपने बुद्धिज्म का वीडियो देखा है या आपको वैसे भी पता हो तो बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। महासंघिका सेक्ट। सतवाहनास के बारे में हमने बातें की थी कि इनके जो नाम होते थे मम्मी के नाम पर पढ़ते था, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमयी, तो इस तरह से नाम होता था, ये अच्छी चीज थी। नेवल कॉइन्स भी इन्होंने इशू किए थे, ये हमने रैपिड रिवीजन सीरीज में बहुत बातें की थी। लेकिन वही होता है, आपको बहुत पढ़ना होता है तब जाके कुछ क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के। और अब जो एक सीख मिली है इस बार के प्रीलिम्स से, एक तो ये सीख मिली है कि यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, दैट्स फाइन, और हमें तैयार रहना हर इवेंचुअलिटी के लिए। अब ये मिसनोमर हमारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि मॉडर्न से ही क्वेश्चन आएगा, एंशिएंट मेडिवल से नहीं, हर चीज को अच्छे से करना है। विजयनगर के बारे में काफी बातें की हमने, एनसीईआरटी सीरीज में भी की थी, और उसके बाद जो दूसरे वीडियोस बनाए थे कि विजयनगर जो हम्पी उनका कैपिटल था पंपा देवी के नाम पे पड़ा है, जो कि पार्वती माता का के ऊपर नाम है, पंपा देवी उनका नाम था पार्वती माता का। तो ये सब बातें हमने बहुत सारी की, लेकिन ये नहीं बात किया था कि कौन से विजयनगर रूलर ने ये डैम बनाया था तुंगभद्रा रिवर के ऊपर, इनका नाम है देवराया वन। और इसी डैम टैंक सिस्टम्स के बारे में अब्दुल रज्जाक ने काफी बातें की थी। हमने ट्रैवलर्स के बारे में बात की, क्वेश्चन नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन अब्दुल रज्जाक ने डैम और टैंक सिस्टम की काफी तारीफ की थी विजयनगर एम्पायर की। काफी लोग आए थे, निकोलो कॉन्टी आए थे, बारबोसा आए थे, बहुत सारे लोग आए थे इस विजयनगर एम्पायर को विजिट करने के लिए, क्योंकि हम्पी उस टाइम काफी पॉपुलर था। देवराय वन, ये याद रखिएगा, गलत हो जाए नो वरीज। ये क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो खुश होइए, सबका गलत हुआ है। ये क्वेश्चन मेक और ब्रेक नहीं है। कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो बेसिक्स थे, जैसे जैनिज्म के कोर एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आया, 1833 पे क्वेश्चन आया। कोरकाय वाला क्वेश्चन भी अगर संगम पढ़ा है ना, संगम पीरियड, तो गलत नहीं होना चाहिए। अगेन आप कमेंट सेक्शन में आएगा सर हाउ कैन यू से दिस, हाउ डेयर यू से दिस, बट ठीक है यार, पहले दुख होता था कमेंट में कुछ बुराइयां लिखी जाती थी, अब आदत हो गई है। तो क्योंकि अब ये लगता है कि यार मैक्सिमम लोग तो अच्छी बातें लिखते हैं, अच्छे लाइक्स आते हैं, तो क्यों उतना दुख करना, और दुख का कोई लिमिट तो है नहीं, तो दुख करके क्या फायदा। अब इसका आंसर क्या है, बहादुर शाह, नो वरीज। इतना ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, ये क्वेश्चन छोड़ेंगे मैक्सिमम लोग, और इसमें लोड नहीं लेना है। बट इतना ध्यान रखना है कि अब हम जब पोर्टुगीज पढ़ेंगे, डच पढ़ेंगे, तो उनको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, फ्रेंच को। अब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ EIC के बारे में पढ़ना है कि उनका कब उनको ये मिला, फरमान कब मिला, वगैरह वगैरह, नहीं। अब पोर्टुगीज के बारे में पिछले साल भी आई थिंक पोर्टुगीज डच पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा अब हमें डीप में जाना पड़ेगा पोर्टुगीज और डच से रिलेटेड, ये एक सीख है। अगर अब इस क्वेश्चन को भी हम अगर देखें, सीतान्ना वसल, जैसे हम जैन साइट्स की बात करते हैं तो उसमें हम सीतान्ना वसल, अदी चन्नलू, श्रवण बेलगोला, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सीतान्ना वसल जो है मोर और लेस पता होता है लोगों को, इससे क्या ही हो जाएगा। एक आपको ओनली वन, ये मतलब हो गया कि नन नहीं है, ये एक चीज हो गया कि 3 ऑप्शंस बचे। ये भी बहुत बड़ी बात है यूपीएससी में कि 3 ऑप्शंस आपके बचे, आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। बेसनगर में शैवाइट केव श्राइन नहीं है, वैष्णवाइट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये नहीं पता होता है मैक्सिमम लोगों को। भाजा जो है बुद्धिस्ट केव श्राइन से एसोसिएटेड है, हीनयाना जो है जो बुद्धिस्ट सेक्ट है उससे एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 2 और 3 सही है, और आंसर है ओनली 2। ठीक है, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन गलत हो गया, अपने आप को शाबाशी दीजिए, कोई मतलब लोड नहीं है। प्लस अब जो ऑप्शंस मतलब होता है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस नहीं कह रहा हूं स्किप करने के लिए, ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। एक भी ऐसे नाम नहीं है जिसको आपने कभी भी सुना हो, अलेक्जेंडरिया, लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गेस, अगर आपने सुना है हैट्स ऑफ टू यू। और ये क्या है, किससे एसोसिएटेड है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से। तो आंसर है इसका ए, ठीक है ना। कट ऑफ एनालिसिस के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लें कि कट ऑफ कितना जा सकता है। पिछली बार 88 पॉइंट समथिंग गया था, राइट।
तो 88 पॉइंट टुक 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 कुछ भी। तो इस बार जो मेरी एनालिसिस कर रही है, मैंने काफ़ी प्रीलिम्स दिए हैं, काफ़ी प्रीलिम्स निकाले हैं और आप लोगों में भी बहुत लोगों ने निकाला होगा, लेकिन अब ये पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है, एक बार प्रीलिम्स निकालना है, सब कुछ निकाल लेना है। इस बार अगर प्रीलिम्स नहीं भी निकले तो मेंस के लिए इतना राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना आंसर राइटिंग कर लीजिए कि उसके बाद कुछ लोग तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन देखा ढाई ढाई हाथ चलता है, हाथ रुकता नहीं है। हाथ रुकना नहीं चाहिए, चाहे इस मेंस में अगले मेंस में, लोड नहीं लेना है। कट ऑफ पे है 75 से 80, तो मेरा जो गट फीलिंग है ये 75 से 80 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। तो इतना मार्क्स आए किसी भी की से पढ़िए जनरल, और बाकी लोग अकॉर्डिंगली अपने मार्क्स को थोड़ा कम कर लीजिए। डोंट वरी अबाउट इट, हो सकता है कि आपका 80 आ रहा है किसी की से, वो बढ़ के यूपीएससी के की से बढ़ जाए, तो हु नोज, लेकिन लोड मत लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा है, उसने इस बार इंटरव्यू दिया, बेचारे का नहीं हुआ इंटरव्यू, नहीं निकला, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट 23 साल एज है, 23-24 साल। तो ना, और PSIR ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस। वो ना क्या करता है, उसका भी इस बार थर्ड अटेम्प्ट होगा, तो वो क्या करता है कि पिछले 2 अटेम्प्ट वही करता है कि पेपर दे आता है, फिर वो ना कोई सॉल्यूशन नहीं चेक करता है, नेक्स्ट डे से मेंस के लिए लग जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो उसका प्रीलिम्स भी नहीं निकला, सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में नहीं आया मार्क्स, तो नहीं हुआ। तो इंटरव्यू में भी कम मार्क्स थे और उसके GS 4 में भी कम मार्क्स थे, 4 या 3 में तो इस बार बहुत ही कम मार्क्स मिले हैं अगर आप अपने मार्कशीट देखें तो ये चीज़ आप इस बार भी, उसने दे दिया प्रीलिम्स, ठीक ठाक उसको लग रहा है, CSAT आपको ही पता टफ हुआ है, तो लेकिन अभी फिर वही आंसर नहीं मिला रहा, पढ़ रहा है मेंस के लिए। सेम अप्रोच अप्लाई कीजिए, कोशिश। बट मेरे लिए बहुत टफ होता था पर्सनली, मैं तो जाके धाए से गूगलिंग करूंगा या फिर उसी रात में आंसर सब चेक कर लूंगा। लेकिन अगर आप इतना धीरज रख सकते हैं तो रखिए, आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है। इसको भी स्टोरी की तरह सुन लीजिए कि सर आए थे, बोल बच्चन किया, चले गए, बस दैट्स इट। और इतना ज्यादा लोड नहीं लेना, मेंस के लिए लगिए, प्लीज लगिए। मेंस जो है ना, वो मेक और ब्रेक है, 1750 नंबर है। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, एक बार क्वालिफाई कर जाइए, 1 नंबर से करिए या 10 नंबर से, कोई मैटर नहीं करता है। प्रीलिम्स में मेंस में एक नंबर मैटर करता है। तो प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस, एक बार प्रीलिम्स निकलना है, उसके इतने अच्छे हो जाइए राइटिंग प्रैक्टिस में कि रैंक आए, और रैंक आए और फिर हमें आप याद रखें और हमें मेल लिखें, हमारे बारे में कुछ अच्छा बोलें। अच्छा सुनना तो सबको अच्छा लगता है। सो दैट्स इट, हो गया, बहुत टाइम आप लोगों का बहुत ले लिया, लेकिन ये बातें करनी जरूरी थी। थोड़ा इमोशंस मेरे को भी निकालना था, आप लोग भी निकाल रहे हैं। सो दैट्स इट, ठीक है। और रिवाइज कर लीजिए और पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, जब तक कि अपना एम ना मिल जाए आपको। टेक केयर, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।